हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका, और ये मार्च 2021 का संस्करण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक है 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश। तो देखिए 25 जनवरी 2021 मतलब जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है उसकी पूर्व संध्या, यानी 25 जनवरी को 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या थी। ठीक है, उस पर राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों को बधाई दिया और संदेश में कहा कि किसानों, जवानों, वैज्ञानिक, डॉक्टर को इसमें विशेष अभिनंदन किया गया। ठीक है, देखिए इसमें और कहा गया कि दिन रात परिश्रम करके तथा बहुत कम समय में ही वैक्सीन को विकसित करके हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता का कल्याण हेतु एक नया इतिहास रचा है। और कोरोना महामारी के मुकाबले में भारत अन्य देशों की अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति का जिक्र करते हुए कम समय में ही कोरोना का टीका विकसित करने के लिए देश के वैज्ञानिकों के साथ साथ डॉक्टरों को भी बधाई दी है। और राष्ट्रपति ने जय जवान जय किसान को भी अपने संदेश में केंद्र में रखा था। ठीक है, और कहा कि इतना विशाल जनसंख्या वाला जो हमारा देश है उसको खाद्यान्न और डेयरी उत्पाद में आत्मनिर्भर बनाने वाले जो किसान भाई बहन हैं वो सभी देशवासी जो है वो हृदय से अभिनंदन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न। तो देखिए ये 16 से 24 जनवरी को 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जिसे IFFI 2021 वो गोवा के पणजी में हाइब्रिड तरीके से संपन्न हुआ। हाइब्रिड तरीके से कहने का मतलब है कि इसके कुछ कार्यक्रम पणजी में व्यक्तिगत रूप से हुए और जबकि अनेक कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से आयोजित किए गए। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका जो मुख्य अतिथि थे वो थे सुदीप रंगारंग, ये एक प्रसिद्ध अभिनेता है। ठीक है, फिर आयोजन स्थल जो था वो आपको पणजी में था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम। ठीक है, अब देखिए इसमें फोकस राष्ट्र जो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में फोकस राष्ट्र था बांग्लादेश। और देखा जाए तो बंग बंधु शेख मुजीब उर रहमान की जो 100वीं जयंती थी उसके उपलक्ष्य में भारत और बांग्लादेश द्वारा बंग बंधु नाम से एक संयुक्त रूप से एक फिल्म के निर्माण की घोषणा भी इस महोत्सव के उद्घाटन में किया गया था। और महोत्सव का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो दिया गया है विटोरियो स्टोरारो। ये है इटली के एक सिनेमेटोग्राफर हैं। ठीक है, विटोरियो स्टोरारो। और देखा जाए भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार मतलब इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये दिया गया है विश्वजीत चटर्जी को। विश्वजीत चटर्जी जो है वो हिंदी और बांग्ला फिल्मों में अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और गायक हैं। और इस महोत्सव का जो उद्घाटन फिल्म था वो था अनदर राउंड, और ये एक डेनमार्क का फिल्म है जिसके निर्देशक हैं थॉमस विंटरबर्ग। और समापन फिल्म है वाइफ ऑफ अ स्पाई, ये एक जापानी निर्देशक कियोशी कुरोसावा का है। ठीक है, वाइफ ऑफ अ स्पाई ये समापन फिल्म था। फिर अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष हैं पाब्लो सेसर और ये अर्जेंटीना के हैं। चलिए इसमें देखते हैं और आगे क्या है। इसमें आगे देखा जाए तो महोत्सव के पुरस्कार, तो देखिए यहाँ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया है जिसे स्वर्ण मयूर दिया जाता है वो दिया गया है इनटू द डार्कनेस मूवी को। और इसके निर्देशक हैं मतलब डायरेक्टर एंडर्स रफल, और इन्हें इनाम दिया गया है 40 लाख रुपए का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, वो है चेन नियन को दिया गया है। और ये चेन नियन जो है वो एक ताइवानी फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए इन्हें दिया गया है, और इन्हें दिया गया है 15 लाख रुपए। फिर द साइलेंट फॉरेस्ट में भूमिका के लिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, और वो दिया गया है तजू चुआन लियू को 10 लाख रुपए का। फिर आपको देखा जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो ये है जोफिया स्टेफिज, और ये दिया गया है पोलिस फिल्म के लिए जो कि है आई नेवर क्राई। इसमें इनकी भूमिका के लिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, इन्हें भी दिया गया है 10 लाख रुपए का इनाम। ठीक है, फिर ज्यूरी का जो विशेष पुरस्कार है वो दिया गया है बुल्गेरियाई फिल्म फरवरी को, और इसके निर्देशक थे कामिन कालेव, इन्हें दिया गया है 15 लाख रुपए का इनाम। ठीक है, इसी तरह से
आपको फिर किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो दिया गया है, मतलब द बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, वो दिया गया है वैलेंटीना को। इसके निर्देशक थे कैसियो परेरा डॉस सांतोस, इन्हें दिया गया है 10 लाख रुपए। चलिए इसमें नेक्स्ट है कि ज्यूरी का विशेष उल्लेख, ठीक है, ये दिया गया है कृपाल कालित को। ये 80वीं फिल्म है ब्रिज के लिए। और नेक्स्ट है आपको अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, जिसको हम लोगों ने पहले ही बता दिया था, इटालियन सिनेमाटोग्राफर हैं विटोरियो स्टोरारो, इन्हें दिया गया है 10 लाख रुपए। ठीक है, फिर आपको इसी में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर दिया गया है विश्वजीत चैटर्जी को। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है बीता वर्ष 2020 अब तक का 8वां सबसे गर्म वर्ष रहा, और ये भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट है। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, जिसे कहते हैं IMD। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताई है कि जो 2020 था वो 8वां सबसे गर्म वर्ष रहा। तो चलिए देखते हैं इसमें कि 5 जनवरी 2020 को जो जारी विज्ञप्ति के अनुसार 2020 के दौरान देश में भूमि की सतह से ऊपर हवा का जो औसत तापमान था वो सामान्य से 0.29 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जो कि 1901 में जब भारत में देश भर में मौसम संबंधी रिकॉर्ड रखने की शुरुआत हुई थी उसके पश्चात ये 8वां सबसे अधिक था। ठीक है, जिसमें आपको 0.29 डिग्री सेल्सियस अधिक मिला था। ठीक है, फिर देखिए 1901 के पश्चात जो सर्वाधिक गर्म वर्ष माना गया था वो 2016 को माना गया था, जब औसत तापमान जो है सामान्य से 0.71 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि विश्व मौसम संगठन के अनुसार 2020 में अब तक का तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा। ठीक है, ये IMD ने बताया था, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, और ये विश्व मौसम संगठन ने बताया। ठीक है, कि ये तीसरा सबसे गर्म वर्ष था। कौन? 2020। देखिए, तो देखिए WMO के अनुसार, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वर्ष 2020 विश्व का अब तक का तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है। देखा जाए तो सबसे गर्म वर्षों की अगर गिनती की जाए तो मतलब 2015 के बाद जो 6 साल रहे हैं वो धीरे धीरे गर्म ही रहे हैं। ठीक है, जिसमें अगर सबसे जो पहला 3 स्थान देखा जाए, मतलब कि जो उसमें सबसे अधिक गर्मी पाई गई हो वो पहला 3 स्थान देखा जाए तो आपको है, पहला स्थान पे है 2016 सबसे गर्म पाया गया, उसके बाद 2019 और उसके बाद 2020। ठीक है, 2020 ये तीसरा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2020 के दौरान भारतीय समुद्री क्षेत्र में आए भीषण चक्रवाती तूफान। यह है मौसम विभाग की रिपोर्ट। तो देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो भारत के जो तटवर्तीय समुद्री क्षेत्र है उसमें वर्ष 2020 में कुल 5 चक्रवाती तूफान आए। ठीक है, जिसमें 2 चक्रवाती तूफान आपको अरब सागर में आए, जिसमें आपको निसर्ग है, ये 3 जून को आया था महाराष्ट्र में, फिर गति ये आया था तमिलनाडु में और पुदुचेरी में, और 3 आए थे आपको बंगाल की खाड़ी में, 2 अरब सागर में और 3 बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में आए थे अम्फान, ये 20 मई 2020 को पश्चिम बंगाल से टकराया। फिर आपको निवार, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से टकराया, और एक है बुरेवी और ये तमिलनाडु से टकराया। ठीक है, कुल 5 आए थे, 3 बंगाल की खाड़ी में और 2 अरब सागर में, ये 2020 में है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है केवड़िया को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना। तो देखिए, ये 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई है। और देखिए, ये जो केवड़िया है वो आपको गुजरात में है। गुजरात में नर्मदा जिले के केवड़िया गांव में, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक गगनचुंबी प्रतिमा, यानी जिसे हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, वो स्थापित की गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पर्यटकों को जो आकर्षित कर रही है वो है सरदार सरोवर, फिर सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क, आरोग्य वन, जंगल सफारी, पोषण पार्क, ग्लो गार्डन, एकता क्रूज और वाटर स्पोर्ट। ये सारी चीज जो है वहाँ पे पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। और इसमें देखा जाए तो केवड़िया के लिए जो देश के विभिन्न भाग से 8 रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है, देखिए 6 तो आपको हो गए, जैसे कि दादर, वाराणसी, निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और अहमदाबाद, इन जगहों से सीधे रेलगाड़ी शुरू की गई है केवड़िया के लिए। और 2 रेलगाड़ी जो है वो मेमू ट्रेन है, और ये मेमू ट्रेन चलेगी प्रतापनगर से केवड़िया के बीच।
ठीक है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक जगह के लिए इतनी रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह जो है वो वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। तो देखिए, विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में 16वां प्रवासी भारतीय दिवस वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ, जिसका थीम था आत्मनिर्भर भारत के योगदान, मतलब कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं और ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, देखिए इसमें मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवंशियों से किया है। भारतीय समुदाय के साथ जो बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक रिश्ता नाम का एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। और इसमें देखा जाए तो कुल 30 प्रवासी भारतीय सम्मान को वितरण किया गया है ऑनलाइन तरीके से। ठीक है, जिसमें आपको 26 चुनिंदा भारतवंशी हैं और 4 संस्था हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय वायुसेना हेतु फ्रांस से 3 और राफेल विमान भारत को मिला। ये 27 जनवरी 2021 को फ्रांस से खरीदे जा रहे राफेल विमान जो हैं उसके 3 और विमान का जो खेप है वो भारत पहुंच गया है। कब? 27 जनवरी को। फिर अब तक देखा जाए तो कुल राफेल जो भारत को प्राप्त हुए हैं वो 11 हो चुके हैं। और देखा जाए तो भारत ने जो कुल राफेल खरीदे हैं, मतलब जिसके ऑर्डर दिए हैं, वो है 36 राफेल विमान और 6 ट्रेनर विमान, जिसके लिए कुल कीमत होगी 7.78 अरब यूरो, मतलब रुपए में देखा जाए तो 59,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसकी जो निर्माता कंपनी है वो डसाल्ट एविएशन है, फ्रांस की कंपनी है डसाल्ट एविएशन। नेक्स्ट है नई जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण। तो देखिए 25 जनवरी 2021 को डीआरडीओ के द्वारा सतह से आकाश में मध्यम दूरी तक मार करने वाला एक आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एनजी का मतलब हो गया आपको न्यू जनरेशन मिसाइल। ठीक है, और इसका परीक्षण स्थल जो है वो उड़ीसा में चांदीपुर स्थित अंतरिम परीक्षण केंद्र है, मतलब उड़ीसा में चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया। ठीक है, फिर इसका जो क्षमता देखा जाए तो ये है आकाश में 30 किलोमीटर तक और 18,000 मीटर की ऊंचाई तक मार करने वाला है। ठीक है, ये मिसाइल जो है वो सबसोनिक और सुपरसोनिक लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इसे एंटी मिसाइल के तौर में भी उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के शुभारंभ पर पराक्रम दिवस समारोह का आयोजन। तो देखिए ये 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जयंती था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इससे पूर्व देखा जाए तो गृह मंत्री की अध्यक्षता में समिति के गठन का निर्णय सरकार ने किया था दिसंबर 2020 में, लेकिन बाद में समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की। ठीक है, देखिए श्री बोस की स्मृति में यहाँ पर 125 रुपए का एक मूल्य स्मारक जो है सिक्का जारी किया गया और डाक टिकट भी जारी किया गया। ठीक है, फिर देखा जाए तो नेताजी को सम्मान देने के लिए उनके जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस सरकार ने इस वर्ष घोषित किया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है महाकुंभ मेला 2021। तो देखा जाए तो जनवरी से अप्रैल 2021 के बीच हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। ठीक है, और कुंभ मेला का जो आयोजन है वो 12 वर्षों के अंतराल में 4 स्थल पर होता है। वो 4 स्थल हैं हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन 4 जगहों पर ये हर 12 वर्षों के अंतराल में वहाँ पर कुंभ मेले का मतलब महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। देखिए कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ का आयोजन देवताओं और असुरों में सागर मंथन के समय निकले जो अमृत कलश की घटना पर आधारित है। ठीक है, देवतागण इस अमृत कलश को असुरों के हाथ में नहीं देना चाहते थे। असुरों द्वारा पीछा करने के दौरान जो इस कुंभ मतलब जिसे कलश कहा जाए, कुंभ कहा जाता है उसे, वो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में अमृत की कुछ कुछ बूंदें जो है। कुंभ मेला का आयोजन यही 12 वर्षों के अंतराल में इन्हीं 4 स्थल पे किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोना के विरुद्ध संघर्ष के तहत विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हो गया। तो देखिए 16 जनवरी 2021 को देशव्यापी टीकाकरण का शुरुआत किया गया। कोविन मतलब कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क,
एक वेबसाइट और ऐप भी लॉन्च किया गया है। फिर देखा जाए तो पहले दिन जो है वो 2 लाख स्वास्थ्यकर्मी को टीकाकरण किया गया और पहले चरण में कुल 3 करोड़ और दूसरे चरण में 30 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य बनाया गया है। 2 खुराक दिए जाएंगे, दोनों के बीच 1 माह का अंतराल होगा। ठीक है। अब भारत में निर्मित जो टीके हैं वो है कोविडशील्ड और कोवैक्सीन। कोविडशील्ड का जो निर्माण किया है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाया गया है और कोवैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। तो चलिए यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होता है और मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। अब जो बाइडेन के बारे में देखा जाए तो 20 जनवरी 2021 को डेमोक्रेटिक पार्टी के 78 वर्षीय जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ये 78 ईयर्स के हैं, मतलब अमेरिका के इतिहास में ये सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं। फिर देखा जाए तो पॉपुलर मत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो बाइडेन को 51.3% मत मिले और इन्होंने 306 सीटों पर विजय हासिल की और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप 46.9% मत पा सके, यानी कि 232 सीटें जीत सके। कुल यहाँ पर जो सीट होती है वो होती है 538। ठीक है, जिसमें से 306 जो बाइडेन को और 232 डोनाल्ड ट्रंप को। देखा जाए तो जो बाइडेन को उनके पद की जो शपथ दिलाई गई है वो दिलाई गई है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, जॉन जी रॉबर्ट्स। देखा जाए तो राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के पहले ही दिन जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनेक फैसले को पलटते हुए आदेशों पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें है आपको पेरिस जलवायु समझौता और विश्व स्वास्थ्य संगठन में पुनः जुड़ने का फैसला। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। आगे है कमला हैरिस। इसमें कमला हैरिस के बारे में देखा जाए तो ये जमैकन भारतीय मूल की कमला हैरिस है जो उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण की। अमेरिका की ये पहली महिला उपराष्ट्रपति है और अमेरिका की ये 49वीं उपराष्ट्रपति है। 56 वर्षीय कमला हैरिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश सोनिया सोटोमेयर, इन्होंने इसकी शपथ दिलाई। फिर अगर अमेरिकी चुनाव के बारे में अगर देखा जाए तो वहाँ चुनाव जो होते हैं वो हर 4 साल पे होते हैं। ठीक है, और ये 59वां था। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आम जनता का मतदान जो है वो 2 से 8 नवंबर के बीच पड़ने वाला जो मंगलवार होता है उसी समय होता है। ठीक है, और निर्वाचक मंडल में यह मतदान जो है दिसंबर माह के दूसरे बुधवार के बाद आने वाले सोमवार को होता है। इस बार ये 15 दिसंबर को हुआ था और हर बार यहाँ 20 जनवरी को ही शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिनों में अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश के रूप में घोषित किया। तो देखिए 11 जनवरी 2021 को अमेरिका विदेश विभाग ने क्यूबा को आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश के रूप में अधिसूचित किया है। इससे पहले देखा जाए तो जब ओबामा का सरकार था, मतलब मई 2015 में क्यूबा का नाम आतंकवाद के समर्थन देने वाले राष्ट्र की सूची से हटा दिया गया था और उस समय बचे कौन कौन थे? तो 4 देश थे, उत्तर कोरिया, ठीक है, फिर आपको सीरिया, ईरान और सूडान, ये 4 देश थे। फिर आपको देखा जाए तो सीरिया को जो है वो 1979 में ऐड किया गया था, ईरान को 1984 में और उत्तर कोरिया को 2017 में। ठीक है, और सूडान का नाम जो है विदेश विभाग ने इस सूची से 14 दिसंबर 2020 को हटा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है मार्सेलो रेबेलो डी सोसा पुर्तगाल के राष्ट्रपति चुनाव। देखा जाए तो 24 जनवरी 2021 को ये चुनाव संपन्न हुआ था और इसमें कुल 3 प्रत्याशी थे इस मैदान में उतरे हुए और मार्सेलो रेबेलो डी सोसा को सर्वाधिक 60.7% मत मिले और मार्सेलो रेबेलो डी सोसा पुनः मतलब फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं पुर्तगाल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत व पाकिस्तान द्वारा अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान, कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान भी साथ ही में संपन्न। तो देखिए 1 जनवरी 2021 को दोनों देशों ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया।
दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ था 31 दिसंबर 1988 को, और पहली बार इन दोनों ने आदान प्रदान किया था 1 जनवरी 1992 को। ठीक है, भारत जो है अपने परमाणु प्रतिष्ठानों का जो सूची है वो नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रतिनिधि को सौंपा, और पाकिस्तान ने अपने ऐसे प्रतिष्ठान की सूची इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को सौंपा। अब देखा जाए वहां कैदी कितने बंद हैं, तो पाकिस्तान की जेलों में जो भारतीय कैदी हैं वो अभी के आंकड़े के अनुसार 319 हैं, जिसमें से 270 मछुआरे और 49 अन्य नागरिक हैं। फिर उसी तरह से अगर भारतीय जेल में देखा जाए तो कुल कितने पाकिस्तानी हैं, तो वो है 340, जिसमें 77 मछुआरे और 263 अन्य नागरिक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन। जैव विविधता यहाँ पर हो गया आपको बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देखिए 11 जनवरी 2021 को पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया फ्रांस में, और ये हाइब्रिड तरीके से किया गया। हाइब्रिड तरीके से मतलब इसका कुछ कार्यवाही जो है वो पेरिस में व्यक्तिगत भागीदारियों से हुआ, और जबकि अधिकांश वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वक्ताओं ने इसे संबोधित किया। ठीक है, इसका जो थीम है वो है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। फिर इस सम्मेलन में केंद्रित किया गया जो कोविड-19 महामारी ने हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ जो अर्थव्यवस्था की प्रकृति में महत्व को स्मरण कराया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इंडोनेशिया में यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिसमें 62 सवारों की मृत्यु हो गई। देखा जाए तो ये 9 जनवरी 2021 को एक इंडोनेशिया की निजी क्षेत्र की विमान कंपनी थी जिसका नाम था श्रीविजया एयरलाइंस। ठीक है, वो उड़ान भरी थी जकार्ता से, और पश्चिम के कालीमंतन प्रांत की राजधानी जो है पोंटियानक, वहां उसको जाना था। ठीक है, और इसका जो विमान था वो था बोइंग 737-500, लेकिन जकार्ता से उड़ने की कुछ ही देर बाद ये दुर्घटनाग्रस्त होकर निकटवर्ती जो जावा सागर है उसमें जाके गिरा। ठीक है, जिसमें कुल 62 सवार जो यात्री थे उन सभी की मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसएक्स द्वारा 143 छोटे उपग्रह का एक साथ प्रक्षेपण किया गया। तो देखिए यहाँ स्पेसएक्स के जो मालिक हैं वो है एलन मस्क। ठीक है, और ये 24 जनवरी 2021 को स्पेसएक्स के जो फाल्कन 9 रॉकेट है, मतलब उसका नाम है फाल्कन 9, और 143 उपग्रह, जिसमें से आपको 133 जो है वो वाणिज्यिक या सरकारों के उपग्रह थे। फिर 10 स्पेसएक्स के अपने मतलब स्वयं के स्टारलिंक उपग्रह थे। फिर अगर देखा जाए इसमें खर्च की, तो ये एक प्राइवेट कंपनी है स्पेसएक्स, जिसमें खर्च रखा है कि 200 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने की जो शुरुआती कीमत होगी वो लगभग $10 लाख रखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है म्यांमार में निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट, सत्ता पर पुनः सेना का नियंत्रण। तो देखिए 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने सर्वोच्च नेता आंग सान सू की, राष्ट्रपति विन मिंट सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लेकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और इसके जो सेना के कमांडर इन चीफ है वो है मिन आंग हलाइंग। ये देश में 1 वर्ष के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। तो देखिए ये जनवरी 2021 में वर्ष 2020 का सूचकांक एक जर्मन संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया। कुल देश के जो इसमें रिपोर्ट आया है वो 180 देशों का है, जिसमें भारत का स्थान 86वां है। स्कोर आया है 40, मतलब जिसके ज़्यादा अंक होंगे वो करप्शन फ्री होगा, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त होगा। ठीक है, जैसे कि न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पे है और डेनमार्क प्रथम स्थान पे है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंक समान है 88। ठीक है, फिर आपको तीसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड का 85 होगा। फिनलैंड और स्विट्जरलैंड दोनों तीसरे स्थान पे हैं। फिर आपको अंतिम 3 देश देखा जाए भ्रष्टाचार जहां सबसे अधिक पाई जाती है वो है 178 पे सीरिया, जिसका अंक है 14, और 179 पे है दक्षिणी सूडान, और 179 पे है सोमालिया। ठीक है,
अब भारत और उसके पड़ोसी देश की स्थिति देखें तो भूटान है 24वें स्थान पर, चीन है 78वें स्थान पर, भारत है 86वें स्थान पर, श्रीलंका है 94वें स्थान पर, नेपाल है 117 स्थान पर, पाकिस्तान 124 पे, म्यांमार 137 पे, फिर आपको 146 पे है बांग्लादेश और 165 पे है अफगानिस्तान। ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का रिपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के निकट हल्का विस्फोट। तो देखिए ये 29 जनवरी 2021 को एक आतंकी घटना के तहत दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वाले जो लुटियन जोन है वहां शाम को लगभग 5 बजे इजरायली दूतावास के निकट विस्फोट हुआ, लेकिन वहां कोई घायल नहीं हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए मूव करते हैं अब हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है 2020-21 में देश की राष्ट्रीय आय के संबंध में एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान, जिसमें जीडीपी सिकुड़न 7.7% ही अनुमानित है। अब देखा जाए तो 7 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय आय संबंधी पहले अग्रिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब एनएसओ के द्वारा जारी किया गया है। 2021 में पूरे वर्ष में जीडीपी सिकुड़न 7.7% ही अनुमानित है। सिकुड़न का मतलब हो गया ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है, 7.7% ऋणात्मक वृद्धि अनुमानित है। अब देखिए 2020-21 में जो सकल मूल्य संवर्धन है, जिसे हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते हैं जीवीए, उसमें वृद्धि -7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। अब देखा जाए 2020-21 की जो राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रमुख आंकड़े एक दृष्टि में, तो देखिए स्थिर मूल्य पर जो जीडीपी है वो 134.40 लाख करोड़ का है। ठीक है, और जीवीए 123.39 लाख करोड़। फिर आते हैं राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्य पर, तो ये है 117.18 लाख करोड़। फिर प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर है 86,456 रुपये और प्रचलित मूल्य पर 1,26,968। प्रचलित मूल्य को हम लोग चालू मूल्य भी कह सकते हैं। ठीक है, करेंट मूल्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अप्रैल दिसंबर 2020 में भारत के वस्तुगत निर्यातों व आयातों में गिरावट, और ये वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट है। ठीक है, देखिए 15 जनवरी 2021 को जो अंतिम आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं उसमें कहा गया कि 2020 और 21 का जो पहला 9 महीना है उसमें देश का जो वस्तुगत निर्यात और आयात इन दोनों में ही सिकुड़न रहा है। ठीक है, अब देखिए कैसे, तो जो 2020-21 में अगर देखें हम लोग तो निर्यात जो है वो 200.80 अरब डॉलर का रहा है, जिसमें 15.73% का सिकुड़न पाया गया है। ठीक है, मतलब ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है, अब देखिए ये निर्यात था। अब हम लोग आयात में देखें तो ये हुआ है 258.27 अरब डॉलर का, जिसमें -29.08 मतलब -29.08% का ऋणात्मक देखा गया है। ठीक है, फिर देखिए फिर देखा जाए व्यापार शेष जिसे कहते हैं ट्रेड बैलेंस, तो ट्रेड बैलेंस इस बार रहा है -57.47 अरब डॉलर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2020। तो देखिए ये नीति आयोग का जो नवाचार सूचकांक है इसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार किया गया है। और देखा जाए तो इस सूचकांक के आधार पर जो तुलना किया जा रहा है, जो राज्य को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। पहला बड़े राज्य में, दूसरा पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य में, और तीसरा केंद्र शासित क्षेत्र या छोटे राज्य में। ठीक है, अब देखिए अगर बड़े राज्य की श्रेणी में देखा जाए पहले 3 स्थान जो नीति आयोग का जो नवाचार सूचकांक है उसमें बड़े राज्य में प्रथम 3 जो राज्य है उसमें पहला है कर्नाटक जिसका मान है 42.50। फिर दूसरे स्थान पे आता है महाराष्ट्र जिसका है 38.03। फिर तमिलनाडु इसका मान है 37.91 मतलब 37.91। अब देखिए अब हम लोग मूव करते हैं केंद्र शासित या छोटे राज्य के क्षेत्र में। तो इसमें केंद्र शासित या छोटे राज्य में देखा जाए तो पहले स्थान पे आता है दिल्ली 46.60। फिर चंडीगढ़ 38.57। फिर है दमन और दीव यह है 26.76। ठीक है, और पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्य की श्रेणी में देखें तो इसमें हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है
फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स पर भी ब्याज दर अपरिवर्तित। ठीक है, देखिए फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स पर भी ब्याज जो है अपरिवर्तित रहा। ये जनवरी जून 2021 का जो छमाही है उसमें अभी भी 7.15% वार्षिक के स्तर पर बरकरार रखा गया है। ठीक है, देखिए इन बॉन्ड पर ब्याज का जो दर है वो पुनरीक्षित किया जाता है 6 माह के अंतराल पर। देखिए इसमें देखा जाए तो 1 जुलाई 2020 से शुरू किया गया था इस बॉन्ड को। ठीक है, और 1 जनवरी 2021 से इसका पहला पुनरीक्षण करना था, लेकिन इसमें अभी भी 7.15% ही रखा गया जो पिछला था। ठीक है, अब देखिए इन बॉन्ड्स में जो निवेश होता है उसका न्यूनतम सीमा होता है 1,000 रुपये, या फिर 1,000 के गुणक में निवेश कर सकते हैं, और अधिकतम का इसका कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। इसमें देखा जाए तो अनिवासी भारतीय जो एनआरआईज हैं उसको इस बॉन्ड की खरीदने की अनुमति नहीं है, और द्वितीय बाजार में भी इस बॉन्ड का विपणन यानी मार्केटिंग नहीं किया जा सकता है। और देखा जाए तो इन बॉन्ड्स को भारतीय स्टेट बैंक व सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के जो आईडीबीआई बैंक है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसी बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से खरीदा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है महाराष्ट्र के एक अन्य सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द। देखिए 11 जनवरी 2021 को रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित एक बैंक है जिसका नाम है वसंतदादा शहरी सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस को रद्द कर दिया है। और अब जो परिसमापन की जो पश्चात जमा करता है उसका जमा बीमा और कर्ज की जो गारंटी निगम की अधिकतम राशि है वो है 5 लाख, यानी कि वो 5 लाख तक का अपना जमा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र का एक और बैंक को लाइसेंस रद्द किया गया था, उसका नाम था कराड जनता सहकार बैंक। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक जीडीपी में 2020 में 4.3% का सिकुड़न और 2021 में वृद्धि 4% रहने का ये विश्व बैंक का पूर्वानुमान है। भारत में 2021-22 में वृद्धि 5.4% रहने का ये विश्व बैंक का पूर्वानुमान है। ठीक है, अब देखिए इस टॉपिक में ये 6 जनवरी 2021 को सर्वप्रथम जारी किया गया विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट को। अब देखिए इसमें दिखाया गया है कि जो भी प्रमुख अर्थव्यवस्था है उसमें जीडीपी में वृद्धि दर क्या रहेगी, और वो भी विश्व बैंक के अनुसार जनवरी 2021 में इसका आकलन किया गया। तो चलिए इसको जूम करके देखते हैं। तो चलिए ये आंकड़ा देखा जाए तो ये प्रमुख अर्थव्यवस्था का जो जीडीपी में वृद्धि दर दिखाया गया है। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा जनवरी 2021 में, और ये 2021 का आकलन है। इसमें देखा जाए संपूर्ण विश्व के बारे में बताया गया है कि 2021 में ये 4% का ग्रोथ करेगा जीडीपी में, और 2022 में 3.8% का। फिर अगर देखा जाए आपको चाइना का जो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, चाइना का दिखा रहा है 7.9 और 2022 में 5.2, ये सबसे हाईएस्ट है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो भारत है। ठीक है, दूसरा सबसे अधिक जीडीपी अगर दिखाया जा रहा है विश्व बैंक के द्वारा तो वो भारत का 5.4 2021 में और 5.2 2022 में। अमेरिका का हम लोग देखते हैं तो अमेरिका का है 3.5 2021 में और 3.3 2022 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोना महामारी के दौर में भी भारत में एफडीआई के अंतर प्रवाह में 13% की वृद्धि। अब देखिए 24 जनवरी 2021 को अंकटाड की जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन और भारत एक ऐसा रहा है जिसमें एफडीआई अंतर प्रवाह में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, बाकी सभी में ऋणात्मक देखा गया है, लेकिन भारत और चीन ये दो ऐसे देश हैं जहां पर ग्रोथ देखा गया है एफडीआई में, और भारत में ये 13% का ग्रोथ देखा गया है। देखिए भारत का 13% का वृद्धि दर्ज किया गया है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो एफडीआई के बड़े प्राप्तकर्ता सभी अन्य देशों में एफडीआई अंतर प्रवाह में भारी गिरावट 2020 में रही है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और इटली में ये गिरावट जहां 100% का रहा है। ठीक है, फिर आपको रूस में आपको 96% रहा है। फिर आपको देखा जाए जर्मनी में 61% का रहा है। ब्राज़ील वहाँ पे गिरावट आपको 24% का रहा है। ठीक है, लेकिन भारत ही एक ऐसा है जिसमें 13% का ग्रोथ दिखाया गया है, और चाइना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करें। अब मूव करते हैं हम लोग नियुक्तियों की ओर, मतलब अपॉइंटमेंट। तो देखिए
अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर पुनर्निर्वाचित हुई है नैन्सी पेलोसी। ठीक है, फिर देखिए भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त बने हैं एलेक्स एलिस, और आसियान में जो भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं वो हैं जयंत खोबरागड़े। फिर आपको देखा जाए सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के जो अध्यक्षता सौंपी गई है वो सौंपी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग पुरस्कार और सम्मान की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। तो देखिए ये 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र से चुने गए जो 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देखा जाए किस किस श्रेणी में दिया गया है, तो कला और संस्कृति की श्रेणी में 7 लोगों को दिया गया है। फिर नवाचार के क्षेत्र में 9 बच्चों को दिया गया है। शैक्षिक उपलब्धियों के लिए 5 बच्चों को दिया गया है। फिर खेल में उपलब्धि के लिए 7 बच्चों को दिया गया है और बहादुरी के लिए 3 बच्चों को दिया गया है। फिर समाज सेवा के क्षेत्र में 1 बच्चे को दिया गया है। ये दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शौर्य पुरस्कार, जिसमें आता है आपको महावीर चक्र, कीर्ति चक्र आदि। देखिए महावीर चक्र एक इंसान को दिया गया है, वो है कर्नल बी संतोष बाबू। ये चीनी सैनिकों के साथ जो हुए संघर्ष में शहीद हुए थे और ये 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। ठीक है, फिर है दूसरा कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र भी एक इंसान को दिया गया है, वो है सूबेदार संजीव कुमार, और ये 4 पैरा के हैं और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है कीर्ति चक्र। फिर है वीर चक्र। वीर चक्र जो है वो 5 लोगों को दिया गया है और ये सभी पांचों जो हैं वो 16वीं बिहार रेजिमेंट के हैं और ये सब चाइना से युद्ध के दौरान शहीद हो गए। ठीक है, तो देखिए पहला है नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन। फिर दूसरा है हवलदार के पलानी, मरणोपरांत इन्हें भी दिया गया है। हवलदार तेजिंदर सिंह, मरणोपरांत। फिर नायक दीपक सिंह, मरणोपरांत। और यहाँ 5वां में मिस्टेक लिखा गया है। ठीक है, यहाँ होगा सिपाही गुरतेज सिंह। ठीक है, इसको हम पीडीएफ में ठीक कर देंगे। ठीक है, गुरतेज सिंह 5वां था, गुरतेज सिंह, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। चलिए इसमें आगे देखें, और इसमें आगे है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र जो है वो 3 लोगों को दिया गया है। पहले है मेजर अरुण सूद, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। फिर दूसरा है राइफलमैन प्रणव ज्योति दास। फिर तीसरा है पैराट्रूपर सोनम तसेरिंग तमांग। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। तो देखिए 23 जनवरी 2021 को गृह मंत्रालय के द्वारा 2 श्रेणी में दिया गया है, एक संस्थागत श्रेणी और एक व्यक्तिगत श्रेणी। अब संस्थागत श्रेणी में देखा जाए तो वो दिया गया है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसे कहा जाता है सीड्स, और ये दिल्ली की है। इसे पुरस्कार राशि दिया गया है 51 लाख। और दूसरा है व्यक्तिगत श्रेणी, तो व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी को, और ये भूविज्ञानी हैं और इनका पुरस्कार राशि है 5 लाख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पद्म अलंकार 2021। तो देखिए पद्म अलंकार जो है वो 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय ने कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद और नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में कुल 119 पद्म अलंकरणों को घोषणा की गई है। अब देखिए 119 में से आपको 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, देखिए इस टोटल 119 में 29 महिलाएं हैं, 10 विदेशी हैं, अप्रवासी भारतीय व भारतीय मूल के श्रेणी के लोग, और 16 जो है वो मरणोपरांत इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब देखा जाए पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण दिया गया है पहला शिंजो अबे को, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इन्हें जन सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। फिर आपको एसपी बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत दिया गया है, तमिलनाडु के, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है। फिर डॉक्टर बेले मोन्नप्पा हेगड़े, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, कर्नाटक के हैं। फिर है नरेंद्र सिंह कपानी, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए गए, और नरेंद्र सिंह कपानी जो है वो अमेरिका के हैं। फिर आपको मौलाना वहीजुद्दीन खान, ये दिल्ली के हैं और इसे अध्यात्म के लिए दिया गया है। फिर है बीबी लाल, दिल्ली के, पुरातत्व के लिए दिया गया है, और सुदर्शन साहू उड़ीसा के, इसे कला के लिए दिया गया है। ठीक है, और इसमें पद्म भूषण 10 है और पद्मश्री 102 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट टॉपिक है निधन। निधन में पहला है गुलाम मुस्तफ़ा खान। ये ख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायक है जो कि 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फिर दूसरा है बूटा सिंह। ये पूर्व केंद्र मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। 86 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो गई। फिर है नरेंद्र चंचल। ये एक भजन गायक से करियर इनका प्रारंभ हुआ था। फिर बाद में इन्होंने पार्श्व गायन में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले जाने माने गायक नरेंद्र चंचल बने, जिसका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तकें। पुस्तकें में पहला है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। इसके लेखक हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। फिर नेक्स्ट बुक है डिस्पाइट द स्टेट। इसके लेखक हैं एम राजशेखर। फिर आपको आता है नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर। इसके लेखक हैं राजीव मल्होत्रा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको विविध में देखा जाए तो पहला है भारतीय नौसेना का रक्षा अभ्यास सी विजिल 2021। तो सी विजिल 2021 जो है वो 12 से 13 जनवरी को हुआ था। समुद्री मार्ग से होने वाले जो हमले हैं उसके विरुद्ध देश की रक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए भारतीय नौसेना को 2 दिवसीय यह द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास संपन्न हुआ। ठीक है, ये 2 दिवसीय था और ये द्विवार्षिक था, मतलब 2 साल में एक बार होता है। देखिए, नौसेना का ये जो सबसे बड़ा तटीय रक्षा है अभ्यास, ये 7,516 किलोमीटर की तटीय क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें संपन्न किया गया। अब देखिए, सभी 13 तटीय राज्य, केंद्र शासित क्षेत्र, तटवर्ती समुदाय के जो सहित सभी अन्य समुद्री हितधारक की रक्षा का अभ्यास इसमें शामिल है। और देखा जाए तो इस श्रृंखला में नौसेना का ये दूसरा विशाल रक्षा अभ्यास था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास, जिसे का नाम दिया गया है एम्फेक्स 21। देखिए, एम्फेक्स जो है वो 21 से 25 जनवरी 2021 को भारतीय सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संपन्न हुआ है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो ये 5 जनवरी 2021 को हुआ था। भारतीय वायुसेना का एक मिग 21 विमान जो कि पाकिस्तान की सीमा से लगे सूरतगढ़ वायु सैनिक केंद्र से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खैर करिए कि विमान के जो पायलट थे वो समय पर कूद गए और वो अपनी जान बचाने में सफल रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग खेल कूद की ओर, जिसमें पहला है जूनियर फेडरेशन कप अंडर 20। तो देखिए, 26 से 28 जनवरी 2021 को 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ये भोपाल में किया गया। ठीक है, इसके विजेता रहे हरियाणा, 11 स्वर्ण पदक के साथ सर्वाधिक 169 अंक प्राप्त किए। फिर दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर केरल रहा। ठीक है, जूनियर फेडरेशन कप में। फिर आपको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टेस्ट श्रृंखला में भारत की जीत। तो देखिए, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी था, टेस्ट सीरीज का नाम था, जिसमें भारत जो है वो 2-1 से जीत हासिल कर लिया। श्रृंखला का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा, मतलब मैन ऑफ द सीरीज, वो था पैट कमिंस। इसने सर्वाधिक 21 विकेट लिए थे। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट है कि एक ही विदेशी दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में पदार्पण करने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर कौन बना? तो ये है टी नटराजन। ये ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीनों फॉर्मेट में, मतलब टेस्ट, वनडे और T20, एक ही सीरीज, मतलब एक ही टूर पे तीनों तरह के फॉर्मेट में इन्होंने खेला है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि टेस्ट इतिहास में पहली बार पुरुषों के टेस्ट मैच में महिला अंपायर। तो देखिए, ये 7 से 11 जनवरी 2021 को सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में चौथे अंपायर के रूप में ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक बनी है। ठीक है, वनडे में तो पहले भी महिला बन चुकी है, ये टेस्ट का था कि टेस्ट में पहली बार बनी है ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक। अब नेक्स्ट है श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज। देखिए, इस टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से पूरी श्रृंखला जीत ली। ठीक है, फिर आइए पाकिस्तान न्यूजीलैंड श्रृंखला। तो इसमें T20 श्रृंखला 2-1 से और टेस्ट श्रृंखला 2-0 से न्यूजीलैंड ने जीती पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसमें कि जय शाह
एशिया क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? जय शाह कौन है? तो जय शाह जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं और एसीसी के अध्यक्ष चुने जाने वाले सबसे युवा प्रशासक हैं। ठीक है, देखिए ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के महासचिव भी है। श्री जय शाह एशिया क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए चेयरमैन भी चुने गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टोयोटा थाईलैंड ओपन 2021। ठीक है, यहाँ 21 होगा। देखिए ये 19 से 24 जनवरी 2021 को थाईलैंड में मुआंग थोंग थानी में संपन्न हुआ। इसके विजेता और उपविजेता देखा जाए, इसमें पुरुष एकल में देखा जाए तो विजेता रहे विक्टर एक्सेलसेन, ये डेनमार्क के हैं। फिर आपको उपविजेता रहे हांस क्रिस्टियन विटिंगुस, ये भी डेनमार्क के हैं। फिर महिला एकल में विजेता रही स्पेन की कैरोलिना मरीन और उपविजेता ताई तजू यिंग, ये ताइपे की है। और पुरुष युगल में विजेता देखा जाए तो वह है ली यांग और वांग ची लिन, ये दोनों ताइपे के हैं। फिर उपविजेता रहे आरोन चिया व सो वुई इक, ये मलेशिया के हैं। और महिला युगल का देखा जाए तो विजेता रहे किम सो योंग और कोंग ही योंग, ये दोनों दक्षिण कोरिया के हैं। फिर उपविजेता है ली सो ही और सिन स्यूंग चान, ये दोनों भी दक्षिण कोरिया के हैं। और मिश्रित युगल में देखा जाए तो विजेता रहे देशपोल पुआवरन नुकुरो और सैपसिरी टेराटेनाई, ये दोनों थाईलैंड के हैं। और उपविजेता है सियो स्यूंग जाई व चाई यूंग जुंग, ये दोनों दक्षिण कोरिया के हैं। एक्चुअली देखा जाए तो इसमें सभी का नाम प्रोनाउंसिएट करना काफ़ी कठिन है। ठीक है, फिर भी याद तो रखना होगा एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि फुटबॉल में सर्वाधिक करियर गोल का विश्व रिकॉर्ड। तो देखिए सर्वाधिक करियर में जो गोल का विश्व रिकॉर्ड बनाया है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बनाया है। ये पुर्तगाल के हैं, कुल 760 गोल इन्होंने लगाए हैं। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है जोसेफ बिकान का, ये चेक गणराज्य के थे, इन्होंने 759 गोल मारे थे। ठीक है, फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक गोल का अगर रिकॉर्ड देखें तो वो है अली देई का, ईरान के हैं, उन्होंने 109 गोल लगाए हैं अंतर्राष्ट्रीय मैच में। और फीफा के विश्व कप आयोजन में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड है मिरोस्लाव क्लोज का, जो कि जर्मनी के हैं। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले जो भारतीय फुटबॉलर हैं वो है सुनील छेत्री। जनवरी 2021 तक कुल 72 गोल इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच में जड़े थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप। तो ये 23 से 24 जनवरी 2021 को भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्वाधान में पुरुषों की 65वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन नोएडा में संपन्न हुआ। ठीक है, जिसके विजेता रहे रेलवे 192 अंक के साथ। फिर दूसरे स्थान पर सेना और तीसरे स्थान पे हरियाणा है। और विभिन्न वर्गों में अगर व्यक्तिगत विजेता का नाम देखें तो 57 केजी के क्षेत्र में है आपको पंकज, जो कि सेना के हैं। 61 किलोग्राम के कैटेगरी में रविंदर, सेना के हैं। फिर 65 केजी के कैटेगरी में रोहित, हरियाणा के। 70 केजी के कैटेगरी में विशाल, रेलवे के। 74 केजी की कैटेगरी में संदीप सिंह, पंजाब के। और इसी तरह से 125 केजी की कैटेगरी में सुमित हैं, रेलवे के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2021। तो देखिए ये 30 से 31 जनवरी 2021 को आगरा में हुआ था और इसमें विजेता थे हरियाणा, जिसमें 201 अंक हरियाणा ने प्राप्त किए थे। स्वर्ण 5, रजत 3 और कांस्य 4 पदक प्राप्त किए थे। फिर रेलवे ने दूसरे स्थान पर रहे थे 131 अंक के साथ और दिल्ली तीसरे स्थान पर 119 अंक के साथ। अब इसमें भी देखा जाए विभिन्न वर्गों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहलवान के नाम देखा जाए तो पहला है मीनाक्षी, हरियाणा के, ये 50 किलोग्राम की कैटेगरी में। फिर है नंदिनी, महाराष्ट्र की, 53 किलो कैटेगरी में। फिर है अंजू, हरियाणा की, 55 किलोग्राम कैटेगरी में। फिर सरिता, रेलवे की, 59 केजी की कैटेगरी में। इसी तरह से किरण, रेलवे की है, 76 किलोग्राम की कैटेगरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें, क्योंकि इसके बाद आपको क्रॉनिकल की वीडियो आएंगे और साथ ही साथ आपको बजट और आर्थिक समीक्षा का भी एक वीडियो आएगा, जो कि प्रतियोगिता दर्पण की बुक के साथ एक एक्स्ट्रा बुक दिया गया है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और वीडियो के जो PDF है
वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।